ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनपी चार्ट, पी चार्ट और सी चार्ट के कि किस तरह से चार्ट्स हमें बनाने हैं। तो एक एग्जांपल है, इन ए ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री thousands blades are examined daily. Following the information shows number of defective, this is basically number of defective blades obtained here. Draw NP chart and give your findings. तो टेबल दी हुई है जिसमें 15 डेज के अंदर जो भी एक ब्लेड बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें कितने डिफेक्टिव ब्लेड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसका डेटा दे रखा है, और पर डे 1000 जो हमारे ब्लेड थे जिनको हमने इंस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो सैंपल का साइज है दैट साइज इज 1000, और इस तरह से 15 दिन का डेटा हमें दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे हो गए 15 और एक सैंपल का साइज 1000 है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव दिए हुए हैं, दिस इज 9, 10, 12, 8, 7, 15, 10, 12, 8, 10, 8, 7, 13, 14, 15 एंड 16। एनपी चार्ट हमसे कह रहा है ड्रॉ करो। तो एनपी चार्ट में हमें ज़रूरत पड़ती है एनपी बार की वैल्यू, देन उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पी बार की वैल्यू, क्योंकि यूसीएल और एलसीएल जब निकालेंगे तो जो सिग्मा एनपी की वैल्यू है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, दैट कम्स आउट टू बी एनपी बार 1 माइनस पी बार। तो पी बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्रिक्शन डिफेक्टिव क्या है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस सॉल्व। हियर n is 1000, k is 15, that is number of samples, these are 15. If p bar denotes friction defectives produced by entire process, then p bar is equal to sigma pi divided by n into k. पी बार का जो हमारा फार्मूला था उस फार्मूले में हमने लिखा था टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड इन ऑल द सैंपल्स बेसिकली। तो टोटल हमारे पास 15 सैंपल है और हर एक सैंपल के अंदर 1000 ब्लेड है। तो टोटल हमने 15,000 सैंपल्स, यानी हमने सैंपल का जो नंबर ऑफ ब्लेड्स इंस्पेक्ट किए हैं वो 15,000 किए हैं, और उसमें जो डिफेक्टिव है दैट इज पी आई, यानी 9 + 10 + 12 + 8 एक्सेट्रा। इनकी वैल्यू जब यू विल सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 166। तो डेसिमल के अगर हम 3 प्लेस पे देखें सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.11 यू विल सॉल्व दिस क्वांटिटी। तो हम एन पी बार की वैल्यू निकालते हैं, एन इंटू पी बार 1000 इंटू पी बार इज इक्वल टू 11। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन पी बार। नाउ कंट्रोल लिमिट्स, सेंट्रल लाइन CL is equal to NP bar, NP bar is 11, UCL is NP bar plus 3 under root NP bar minus 1 minus P bar is equal to 11 plus 3 under root NP की वैल्यू तो 11 है, 1 माइनस P बार की वैल्यू 0.011 आई थी। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे डेसिमल के 3 प्लेस तक दिस वैल्यू विल कम आउट हियर। सिमिलरली LCL की वैल्यू NP बार माइनस 3 अंडर रूट NP बार 1 minus P bar is equal to 11 minus 3 under root 11, 1 minus 0.011, it comes out to be 1.106. So this value is basically LCL. और next we will make this graph. हमने डिस्कस किया था R चार्ट के अंदर भी X चार्ट के अंदर भी कि X स्क्वायर पे हमारे सैंपल नंबर होंगे और जो हम Y एक्सिस बना रहे हैं उस Y एक्सिस पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, और वहाँ पे नंबर ऑफ मीन और नंबर ऑफ मीन था, सैंपल मीन और सैंपल रेंज, यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। तो पहले सैंपल के अंदर अगर हम बात करें कितने डिफेक्टिव्स थे, तो इसी तरह से हमने ये सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने इस ग्राफ के अंदर शो करने की कोशिश की है। जैसे पहले वाले के अंदर 9 डिफेक्टिव थे, दिस इज 9, फिर 10, फिर 12, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं जो हमने इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ की हैं। 9, 10, दिस इज 12, 8, 7, then 15, then 10, 12, 10, this is 8, this is 7, 13, 14, 15 and 16. This is tentative graph. जब आप इसको सही से स्केल करके ग्राफ पेपर बनाओगे then you will see something different. Almost same होगा, कंट्रोल लिमिट्स के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं जितने भी सैंपल की, वो सारी की सारी हमारी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब है हमारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल में है।
यानी जो वेरिएशन अगर आपको दिख भी रहा है यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर जिगजैग लाइन दिख रही है, तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन बेसिकली रैंडम कॉज के कारण है, जिसको हम ना तो डिटेक्ट कर सकते हैं और ना ही हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और कोई असाइनेबल कॉज नहीं है वेरिएशन होने का, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज कंट्रोल लिमिट के अंदर आ रही है। तो हमारा प्रोसेस बेसिकली अंडर कंट्रोल है। तो दिस इज अवर एनपी चार्ट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है द एवरेज परसेंटेज ऑफ ए डिफेक्टिव्स, दिस इज डिफेक्टिव्स in a 27 samples of size 1500 each was found to be 13.7%. Construct a suitable control chart for this situation. Explain how the control chart can be used to control quality. तो यहां पर हमें फ्रैक्शन डिफेक्टिव ऑलरेडी दे रखा है 13.7%। तो हम यहां पे पी चार्ट बनाएंगे। बेसिकली हमें क्या क्या चीजें गिवन है, एन की वैल्यू यानी कि सैंपल साइज 1500 है, के की वैल्यू 27 है, पी बार इज इक्वल टू 13.7%, दैट इज 13.7 डिवाइडेड बाई 100 इज 0.137। तो उसके बाद फिर कंट्रोल लिमिट्स, सी एल इज इक्वल टू पी बार, यू सी एल इज इक्वल टू पी बार प्लस 3 सिग्मा पी, पी बार प्लस 3 अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन। ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था जब हमने पी चार्ट के बारे में डिस्कस किया था कि इसमें सिग्मा की वैल्यू फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट में ये आती है। दिस वैल्यू इज 0.164 एंड LCL इज इक्वल टू वंस यू कैलकुलेट पी बार माइनस 3 सिग्मा पी इज इक्वल टू पी बार माइनस 3 अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन इज इक्वल टू 0.110। तो ये हमारी तीनों लिमिट्स आ गई। तो हम तीनों लिमिट्स को हमने एक ग्राफ पे प्लॉट किया है। दिस इज गिवन हियर, दिस इज द वैल्यू। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे एक चीज कह रहा है, हाउ द कंट्रोल चार्ट कैन बी यूज्ड टू क्वालिटी कंट्रोल, इज कंट्रोल ऑफ क्वालिटी। बेसिकली हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ बना, ये ग्राफ बेसिकली हमें ये डिटरमाइन करेगा कि अब जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा, जो भी हमारा आउटपुट होगा, वो सारे के सारे हमारे जो भी आउटपुट हैं, जो डिफेक्टिव आइटम्स का जो भी होगा सैंपल के अंदर, वो इन दोनों लिमिट के बीच में लाना चाहिए। यानी कि हर सैंपल के अंदर जो भी हम निकालेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज होंगी डिफेक्टिव्स की, फ्रिक्शन डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस एक्सिस पे हमारा फ्रिक्शन डिफेक्टिव होगा। तो जो फ्रिक्शन डिफेक्टिव होगा, वो फ्रिक्शन डिफेक्टिव हमारा इन दोनों लिमिट्स के बीच में आना चाहिए। अगर इन दोनों लिमिट्स के बीच में आ रहा है तो हम कह देंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अंडर कंट्रोल है, और अदरवाइज हम कह देंगे हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया जो हमारे को फ्यूचर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। थर्ड प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाई एन अकाउंट क्लर्क इज गिवन बिलो। नंबर ऑफ वीक्स 20 वीक्स का डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद 11 13 14 15 16 17 19 20। और बेसिकली फर्स्ट और थर्ड रो है ये वीक बता रही है, सेकंड और फोर्थ रो है ये हमारे को मिस्टेक्स बता रही है। एस्टैब्लिश अ सुटेबल कंट्रोल चार्ट एंड शो हाउ इट शुड बी यूज्ड इन फ्यूचर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मिस्टेक ऑफ द क्लर्क। दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, और ये मैं एज ए होमवर्क भी दे रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। दिस इज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। तो जो नंबर ऑफ एरर मिस्टेक जो हो रही हैं, बेसिकली ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगी, क्योंकि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन भी है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको मिस्टेक्स को एज ए डिफेक्ट की तरह काउंट करेंगे कि एक प्रोडक्शन हो रहा है, एक क्लर्क है वो काम कर रहा है, उसके अंदर जो भी एरर आ रही है यानी जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, दैट इज फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज वी डिस्कस अर्लियर इन दैट once we discuss control chart for number of defects। तो यहाँ पे हम C चार्ट बनाएंगे। so we will make C चार्ट। तो C चार्ट के लिए हमें C बार की जरूरत पड़ेगी। तो C बार हो जाएगा यहाँ पर टोटल आपकी जो मिस्टेक है। so this is total number of mistakes divided by total number of samples।
टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, दैट कम्स आउट टू टोटल सैंपल तुम्हारे 20 दिन के हैं क्योंकि टोटल 20 दिन का डेटा है, और टोटल मिस्टेक्स को जब आप कैलकुलेट करोगे दैट कम्स आउट टू बी 24, सो दैट इज 1.2। तो इसकी जो कंट्रोल लिमिट है CL, अगर मैं कंट्रोल लिमिट की मैं इसको रफली सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। CL इज इक्वल टू C बार, दूसरी वैल्यू थी UCL इज इक्वल टू C बार प्लस 3 अंडर रूट C बार, थर्ड थी LCL इज इक्वल टू C बार माइनस 3 अंडर रूट C बार। तो दिस वैल्यू इज 1.2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे दैट कम्स आउट टू बी 4.49, और इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, सो वी विल एज्यूम दैट इज ए 0, क्योंकि क्लर्क की मिस्टेक नेगेटिव में नहीं हो सकती, ऐसे नंबर ऑफ डिफेक्ट नेगेटिव में हो ही नहीं सकते, तो या तो 0 होंगे और या फिर पॉजिटिव होंगे। तो हम इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये हमारी UCL 0 हो गई, CL इज इक्वल टू दिस इज 1.2 एंड UCL इज इक्वल टू 4.49। तो आप सारे के सारे वीक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से सारे वीक्स आप ड्रॉ करेंगे। तो आप देखोगे, देखिए पहला वीक में एक एरर है, 4.9 से बिलो है, दूसरे में कोई एरर नहीं है, तीसरे में एक एरर है, चौथे में कोई नहीं है, पांचवें में एक है, छठे में कोई भी नहीं है, 7th में एक है, 8th में कोई नहीं है, 9th में एक है, 10th में 2 हैं, 11 एंड 12 में 3 मिस्टेक्स हैं, पर सारी की सारी UCL से नीचे ही हैं। 13 में एक है, 14 15 में कुछ नहीं है, 16th में आके एक 7 एरर है जो इस अपर लिमिट से बाहर चली जाएगी, उसका 17th में एक है, 18th में कोई नहीं है, 19th में एक है, 20th में कोई नहीं है। तो ये कह रहा है कि एस्टेब्लिश सुटेबली कंट्रोल चार्ट एंड स्टेट हाउ इट शुड बी यूज्ड इन फ्यूचर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मिस्टेक्स। तो जो 16th वीक है, ये 16th वीक हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन बाकी के जो 19th वीक है वो सारे के सारे कंट्रोल लिमिट में है। तो वी कैन एज्यूम ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि हो सकता है क्लर्क की तबीयत खराब हो या XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस वीक को एक्सक्लूड करेंगे सेकंड पार्ट में। वी विल एक्सक्लूड वीक नंबर 16। सो एक्सक्लूडिंग वीक नंबर 16। तो अब हमारे पास टोटल C बार कैलकुलेट करेंगे न्यू। तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हो जाएंगे 19, और ये जो हमारी मिस्टेक हैं ये भी टोटल 27 थी, 24 थी, सॉरी 24 में से 7 हम मिस्टेक मतलब माइनस कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज 17, एंड 17 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे दैट कम्स आउट टू 0.895। तो यहाँ पर जो हमारी कंट्रोल लिमिट CL हो जाएगी इस केस में, दिस इज C बार इज इक्वल टू 0.894, UCL इज इक्वल टू C बार प्लस 3 सिग्मा C बार। इसको सिंप्लीफाई करो दैट कम्स आउट टू बी 3.73। LCL की बात करें तो C बार माइनस 3 अंडर रूट C बार, दैट कम्स आउट टू बी अगेन नेगेटिव क्वांटिटी, दिस इज नेगेटिव, सो वी विल एज्यूम इट इज 0। तो यहां पर जब हम चार्ट बनाएंगे और चार्ट बनाने के बाद फिर सारी वैल्यूज को ड्रॉ करेंगे नए चार्ट के ऊपर, फिर देखेंगे प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं है। तो देयर इज सपोज डॉटेड लाइन LCL इज इक्वल टू 0, CL इज इक्वल टू 0.895 एंड UCL इज इक्वल टू 3.73, यानी कि जो भी मिस्टेक्स हैं वो 3.73 से कम हैं हर वीक में, तो हम कह देंगे कि हमारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल में है। इसको आप ड्रॉ करके देखिएगा सभी लोग, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तो आप देखिए कि हर एक वीक के अंदर 1 से लेके 20 तक एक्सक्लूड कर रहे हैं 16th वीक को, एरर कहीं भी 3 पॉइंट जो नई हमारी लिमिट आई थी 3.73 से ज्यादा नहीं है। यहाँ पर भी 2 ज्यादा, मतलब यहाँ पे एरर ज्यादा है पर ये 3.73 से तो कम ही है। तो यानी कि अगर हम इस वीक को एक्सक्लूड कर दें 16th को, तो जो हमारा जो भी प्रोसेस है, जो नंबर एरर्स हैं
वो अंडर कंट्रोल में है। तो हमारे लिए ये जो नया वाला ग्राफ बन के आएगा, ये ग्राफ हमारा वर्क करेगा एज ए कंट्रोल चार्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमारा क्वालिटी एश्योरेंस हो गया कि अब कलर की जो भी मिस्टेक है वो इस ग्राफ के अंदर नहीं, इस जो भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल ग्राफ आया है नया, इसके अंदर आनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब है कि उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है, अदरवाइज प्रोसेस इज कंट्रोल। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक वीक को एक्सक्लूड कर दिया, अगर इसी तरह से 2 वीक होते तो ठीक है, हम 2 वीक को भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं कि अगर 4 वीक या 5 वीक में डाटा ऐसा आ रहा है और आप एक्सक्लूड करते जा रहे हैं कंट्रोल चार्ट फाइंड करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि 20 डेज में अगर 5 बार कलर की मिस्टेक्स हमारी कंट्रोल लिमिट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो अकाउंटेंट क्लर्क है उसको अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, हम उसको और ट्रेन कराएंगे ताकि मिस्टेक्स मिनिमम हो। So these are the method by which we solve the questions. Thank you very much.